वेलकम टू टॉपर स्किल वाइज एकेडमी। दोस्तों, मैं डॉक्टर छविलाल आज अपना नया अगला लेक्चर लेके आया हूँ आपके सामने। आज हम अध्ययन करेंगे चार्टर एक्ट 1813। इसका हम अध्ययन करेंगे। और मैंने जैसा आप लोगों से कहा था कि हमारी जो टॉपर स्किल वाइज एकेडमी है वो ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन वेंचर पे भी काम करती है और हमारी संस्था मुंशी पुलिया पे कार्यरत है। तो आप चाहें तो हमारी संस्था को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज अपने वीडियो में आज हम लोग देखेंगे चार्टर एक्ट 1813। इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे, कौन कौन से बदलाव किए गए थे और क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल थीं। तो अगर हम देखें तो इस एक्ट का उपबंध अगर हम देखते हैं, इसमें प्रावधान अगर देखते हैं तो कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ाने की बात इसमें की गई थी, क्योंकि 1793 के एक्ट में 20 वर्ष बढ़ाया गया था। और 1793 से अगर हम प्लस करके देखें 1793 + 20 तो 1813 होता है। यानी कंपनी का जो व्यापारिक एक अधिकार था 1813 में ख़त्म हो रहा था, तो इस अधिकार को 1813 में बढ़ा के 20 वर्ष और कर दिया गया। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें जो प्रश्न पूछता है वो इम्पोर्टेंट, अगर हम देखें तो ये इम्पोर्टेंट एरिया है कि भारतीय के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया चीन और चाय के व्यापारिक एकाधिकार को छोड़कर। 1813 के एक्ट में प्रावधान था कि चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ के बाकी सारे व्यापारिक अधिकार कंपनी के समाप्त कर दिए गए। तो किन दो के छोड़े गए थे इसमें? तो चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार को छोड़ के बाकी सारे कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया 1813 एक्ट में। इसके अलावा जो व्यापारिक खाते थे उनका लेन देन और जो राजस्व की वसूली थी, टैक्स की जो वसूली थी, उन दोनों खातों को अलग अलग कर दिया गया। 1813 के एक्ट में कंपनी के व्यापारिक खाते और राजस्व खाते को अलग अलग रखने का प्रावधान किया गया। 1813 में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार इससे प्रश्न पूछ चुका है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसे ध्यान से सुनेंगे कि इसमें पहला कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया है उसमें कंपनी का जो भारतीय व्यापारिक एकाधिकार था उसे समाप्त किया गया। केवल चाय और चीन के व्यापारिक एकाधिकार तक उसको सीमित कर दिया गया था। कंपनी अब 1813 के एक्ट के तहत केवल चीन और चाय का व्यापार कर सकती थी। इसके अलावा जो कंपनी के व्यापारिक खाते थे, व्यापारिक लेन देन के जो खाते थे और जो राजस्व खाते थे, उन दोनों को अलग कर दिया गया। आइए देखते हैं कि इसमें और प्रावधान क्या किए गए। तो कंपनी को जो भारतीय शिक्षा थी उस पर 1 लाख खर्च करने का प्रावधान किया गया। कंपनी भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च कर सकती थी। इस पर प्रश्न पूछा है कि किस एक्ट के तहत या 1813 के चार्टर एक्ट के तहत किस क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुए थे। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुए थे, क्योंकि पहली बार इस एक्ट में कंपनी को भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। यानी फिक्स कर दिया गया कि कंपनी प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए शिक्षा पे खर्च कर सकती है। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में इसमें व्यापक परिवर्तन दिखाई देता है। इसके अलावा जो प्रश्न पूछता है, ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश की छूट प्रदान की गई। किस चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को धर्म के प्रचार के लिए चाहे अन्य उनके धार्मिक कार्यों के लिए भारत में आने की छूट प्रदान की गई? तो 1813 चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरी अब भारत में बिना किसी लाइसेंस के आ जा सकते थे, उन्हें पूरी छूट प्रदान की गई थी। अंग्रेज जो थे उनको भारत में व्यापार करने और बसने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया। ईसाई मिशनरियों को छूट दी गई, लेकिन अंग्रेज़ों को व्यापार करने और बसने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया 1813 के चार्टर एक्ट में। इसके अलावा स्थानीय जो स्वशासी शासी संस्थाएं थी, जो भी संस्थाएं ऐसी थी जो सेल्फ ओरिएंटेड थी या खुद के द्वारा शासन होता था, उन्हें कर लगाने का अधिकार प्रदान किया गया। मतलब स्थानीय संस्थाओं को कर आरोपित करने का अधिकार इसी चार्टर एक्ट 1813 में प्रदान किया गया। इसके अलावा बम्बई, कलकत्ता और मद्रास जो 3 कॉन्स्टिट्यूएंसियाँ थीं, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास, अगर उनकी सरकारें कोई कानून बनाती हैं, कोई नियम बनाती हैं, कोई विधियां बनाती हैं, तो उसे ब्रिटिश संसद से स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया गया। देखिएगा, बंगाल को छोड़ के अगर हम बात करें तो कोलकाता, बम्बई और मद्रास की जो स्थानीय सरकारें थीं या इन
प्रेसिडेंसियों की जो सरकारें थी अगर कोई कानून बनाती हैं, कोई विधियां बनाती हैं या इनके द्वारा कोई भी कानून बनाए जाते हैं तो उसे ब्रिटिश संसद के द्वारा स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया गया। इसके अलावा इसमें एक प्रावधान और शामिल किया गया कि गवर्नर जनरल की कंपनी, इससे पहले जो गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाती थी ब्रिटिश सम्राट करता था निदेशक मंडल की संस्तुति से। अब इसमें प्रावधान किया गया कि कंपनी क्या कर सकती है, गवर्नर जनरल की, राज्य प्रांतों के गवर्नरों की, अब प्रधान सेनापतियों की नियुक्ति करने का अधिकार कंपनी के पास दिया गया। लेकिन उसमें एक शर्त लगाई गई कि उसके लिए ब्रिटिश सम्राट की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। मतलब कंपनी चाहे तो गवर्नर जनरल की नियुक्ति कर सकती है, गवर्नरों की नियुक्ति कर सकती है, प्रधान सेनापतियों की नियुक्ति कर सकती है, लेकिन उसे ब्रिटिश सम्राट से अनुमति लेना होगा। यानी ब्रिटिश सम्राट से अनुमति लेके वो इन लोगों की नियुक्ति करने का अधिकार इस एक्ट में दिया गया। तो इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। अभी तक 1813 के चार्टर एक्ट के तहत बहुत सारे, खासकर यूपीएससी, यूपीपीएससी, आरओ में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इसका गहन अध्ययन करेंगे और समझेंगे कि इस एक्ट में कौन कौन सी चीज़ें शामिल की गई थी। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।